हेलो साथियों, कैसे हैं? सब अच्छा। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स पूरी कर ली है। काइनेमेटिक्स में जितने भी तरह के क्वेश्चंस वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, क्योंकि इसमें आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिंपली जो आपको पता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा डीपली जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर कर लूंगा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस टाइप के, जो सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकिन कई बार हिट नहीं हो पाते अपने, वो वाली चीजें लेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम का भी क्वेश्चन जो है आजकल ट्रेंड में है आने का। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो भी उनके पुली वाला सिस्टम होगा, डोरी के साथ या स्ट्रिंग के साथ अगर जोड़ते हैं, रोप के साथ अगर जोड़ते हैं वो वाला हो गया, अगर रोड के साथ जोड़ते हैं दो मासेज को, वो वाला केस हो गया। ठीक है, फिर इंक्लाइन प्लेन अगर होता है, मतलब किसी एक थीटा डिग्री के अगर अगर कोई एंगल है, उस एंगल के साथ अगर उस किसी जो झुकाव है उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसके लिए कैसे क्या इक्वेशंस बनती है, तो वो सारी चीजें जो है अपने इनमें आने वाली 2-3 क्लासों में वही चीजें देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की गति के नियम से। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मुझे पता है आपको ये सब आता है, तो हम भी उस पर कोई ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि एक बार बोलना जरूरी है वो नियम को, देन ताकि दिमाग में आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितने तरह के नियम थे? 3 नियम जो है वो न्यूटन भाई साहब ने दिए हैं। और इसमें फर्स्ट जो नियम होता है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो मूव करती रहेगी। या फिर अगर वो स्टेबल है, ठीक है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो स्थिर पड़ी है, तो वो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी, स्टेबल ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम ये कहना चाहता है कि हर एक जो बॉडी है वो अपनी स्टेबल, जो भी उसकी स्टेट है, सॉरी, जो भी उसकी स्टेट है, अवस्था है, उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अपोज कैसा करती है, चेंज इन स्टेट का क्या करती है, अपोज करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, बस के अंदर जब आप बैठे हो, स्पीड से बस चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाए, आप आगे की तरफ गए, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी उस बस के साथ वेलोसिटी में है, जो भी वेलोसिटी उसकी थी, देन ब्रेक लगाए तो ब्रेक से बस तो रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, तो आप आगे की ओर रुक जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रेन रुकी हुई है तो एकदम से वो स्टार्ट होती है, चलती है, तो क्या लगता है आपको, पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि ट्रेन आगे वो जाना चाहती है, आपकी बॉडी स्टेबल है तो स्टेबल रहना चाहती है। इस तरह के ढेरों एग्जांपल आपके पास मिल जाएंगे। वो कार्डबोर्ड वाला, सिक्का वाला, गिलास पड़ी है, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिक्का पड़ा है, कार्डबोर्ड को आप झटके से मारते हैं तो कार्डबोर्ड तो आगे चला जाता है, सिक्का क्या होता है, गिलास में गिर जाता है। ठीक है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जो आपको पता है। ठीक है, तो इस नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब है कि जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, किसके, जो भी बॉडी है उसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसी तरह से सेकंड लॉ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल सिंपल बस आपको बता रहा हूँ, लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ इसके अंदर, है ना, जो लिखने वाली चीज होगी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ? क्योंकि सेकंड लॉ को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे इक्वेशन बनाने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उस पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, यहाँ तो इन्होंने क्या कर दिया, न्यूटन भाई साहब ने डिफाइन किया बल को, कि बल लगाएंगे तो कोई चीज चेंज होगी, यानी किसी चीज की अवस्था चेंज होगी। अब बल बल का नाम तो दे दिया, लेकिन बल को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो बल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बल को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था इस वाले में, कि जो फोर्स होता है, यानी कि बल जो होता है वो क्या है, कि किसी भी बॉडी के, किसी भी जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के समय के साथ में क्या हो रहा है, उसके मोमेंटम में कितना चेंजेस हो रहा है, वो जो होगा वो क्या होगा अपने पास, या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या होगी, बल के बराबर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसी हमने क्या कहा है, फोर्स कहा है। ठीक है, बल कहा है, तो बल बराबर क्या हो गया, वो हो गया, अगर मैं मान लीजिए फॉर्म में लिखता हूँ, डेल्टा की फॉर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि मान लीजिए टाइम जो है हमारे पास, T1 टाइम पे मोमेंटम कितना था, P1 था, और T2 टाइम पे मोमेंटम कितना था, P2 था। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, P2 माइनस P1 अपॉन
T2 माइनस T1, और वही कि अगर बहुत शॉर्ट टाइम ले लेते हैं डेल्टा T टेंडिंग टू 0, तो उस केस में क्या हो गया कि F लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा P ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू dP ओवर dt, ठीक है। तो जो हम ये लास्ट इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या हो जाएगी हमारी dP अपॉन dt, किसके लिए, बल के लिए यानी कि फोर्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में न्यूटन ने क्या किया, पहले में तो दिखाया कि बल से होता क्या है, बल से क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होती है किसी भी वस्तु की, जो स्टेट है वो चेंज होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे में उन्होंने बल को डिफाइन किया कि बल होगा क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब बल के मुझे वो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, वो 11वीं क्लास वाली चीज है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये मैं नहीं लिख रहा ना, ठीक है। तो हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जब कई बार अपन इंटरव्यू में जाते हैं ना, है ना, तो इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि बल यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये रटा हुआ पड़ा आपके पास, F इक्वल टू एम ए, और जैसे ही ये बताते हो इसका मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है, समझ रहे हो। जैसे ही अगर आप ये बताते हो कि F बराबर एम ए, तो इसका मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है। ये 10वीं क्लास 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। हमारे पास हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन पूछे बल, तो बल बराबर क्या होता है, डेल dP अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बताना होता है हमें, ठीक है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो आपका मास क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या अगर मान लीजिए किसी भी केस के अंदर ऐसा हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, किसी भी केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास चेंज हो रहा, तो क्या वहां बल नहीं लगेगा, क्या फोर्स नहीं लगेगा, क्या वहां लगेगा, जो भी हम इसमें देखने वाले हैं। कंसेप्ट ये है ना, इसी कंसेप्ट के लिए मैं अभी चीज वाली जो है ये माथापच्ची कर रहा हूँ ना। एक सेकेंड, डस्टर ले लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात कहने का। आपको जब भी फोर्स के बारे में पूछे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आप एमएससी स्टूडेंट हो, आपको ये बताना है F इक्वल टू dP अपॉन dt, कभी भी ये मत बताओ, ये बता रहे हो इसका मतलब है कि आपको क्या है, फिजिक्स नहीं आती है, आपने सिर्फ याद कर रखा है, ठीक है। तो चलिए इसकी फिजिक्स क्या है उसके आगे अपन चलते हैं। तो हमारे पास ये समझ में आ गया। सेकंड में इन्होंने क्या किया, इसको डिफाइन किया। अब वो डेफिनेशन है, इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी कंसेप्ट में कि जब भी आपको F पूछे तो F क्या बताओगे, F बताओगे dP अपॉन dt, ठीक है। ये दिमाग में रखिए पहली चीज तो। अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बढ़ेंगे, आगे ये देखना है कि अब हम क्या जानते हैं, संवेग। ये क्या है हमारे पास, संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, वो वहां इक्वेशन में रख दीजिए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d ओवर dt mv। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार m कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, दूसरी बार में v को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ ये ध्यान देना है कि जो हमारी गति होती है नॉर्मली, है ना, नॉर्मली हमारी जो गति होती है उसके अंदर हम क्या मानते हैं, dm इक्वल टू 0 मानते नहीं होता है ना, मानते नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर जैसे आप चल रहे हैं, है ना, या आप दौड़ रहे हैं, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, या आप कार में जा रहे हैं, तो क्या आपका मास चेंज होता है, क्या ट्रेन का मास चेंज होता है, क्या नॉर्मली मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब होता भी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ, मान लीजिए अब आप कहेंगे कि ट्रेन के अंदर पहले जब वहां से चल रही थी तब 88 भरे हुए थे, फिर 10 आदमी उतर के तो मास कम हो गया, ऐसा नहीं। मास चेंज होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मास के अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, उस केस की बात, जैसे रॉकेट वाला केस था ना, उसकी बात करते हैं ना, तो वो उसकी बात अपन आगे करेंगे। उस वाले केस में हम कहेंगे कि हाँ मास चेंज हो रहा है, तो वहां पे फोर्स का इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ जो है नॉर्मली जो भी हम डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी भी हमारे पास गति की इक्वेशन बनती है, या गति जो चीजें करती है, मोशन करती है, उसमें डीएम क्या होता है, डीएम जो है वो नॉट इक्वल, सॉरी डीएम है वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो, क्योंकि वहां पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन यानी कि मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, अगर ये है इफ, है ना, ये क्या लगा दिया इफ, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी m dv अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि dm हो गया 0, तो dm 0 का इक्वेशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू एम ए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो केस है ना, ये स्पेशल केस है, ठीक है। जब आप ये लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, और ये सेकंड अगर आप कंसेप्ट लिखते हैं कि F इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तब है, इनको हटा देता हूँ, चलो, ये तब है जब, या इफ
डीएम इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन मास जो है उस सिस्टम का वो इक्वल टू जीरो है, तब ये कंडीशन हमारे पास बनती है, नहीं तो नॉर्मली ये कंडीशन नहीं बनती है। जब भी फोर्स की इक्वेशन पूछी जाए आपको तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, और उसके बाद इसके जो सब कह सकते हैं कि एक तरह से वो होते हैं, वो वाले केस क्या है, वो वाले ये वाले केस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें dv इक्वल टू जीरो, यानी कि जो वेलोसिटी है किसी भी वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ केस ऐसा हो सकता है जहाँ से क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये कितना है, तो इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v dm बाई dt। और ये कहाँ लगता है, ये वाला केस लगता है जिसमें रॉकेट वाला केस है ना, जो आपका रॉकेट है, रॉकेट में कौन सा होता है, ये वाला केस होता है। तो इस वाले में यहाँ लिख देता हूँ F इक्वल टू हो गया V dm बाई dt, या कन्वेयर बेल्ट जो होता है ना, वो उस वाले केस में भी क्या होता है, यही क्वेश्चन लग जाती है। इसमें क्या लिखा, इफ dv इक्वल टू जीरो, अगर dv इक्वल टू जीरो है उस केस के अंदर क्या होगा, ये वाली इक्वेशन आपकी फोर्स की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या है, फोर्स की इक्वेशन जो है नॉर्मली जो है हमारे पास ये है। अब हमें क्या सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, फोर्स की इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समझाने के लिए कि आपको जो बल है उसको इस तरह से डिफाइन करना है। देन उसके बाद अगर कंडीशन दे रखी है तो हम इसको दो तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो केस है अपन रॉकेट की जब गति पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बीएससी में भी है और 11th वाली बुक में भी है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ना अपने को एक ही टॉपिक को। बीएससी वाला जो पोर्शन है, क्योंकि जैसे ये 11th 12th वाला पोर्शन खत्म हो गया, यानी कि मैकेनिक्स खत्म होगी, मैं बीएससी के मैकेनिक्स आपके स्टार्ट कर दूंगा। यानी कि अब इसके अंदर क्या बचा हुआ है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब कर लेंगे, इसके बाद में कार्य ऊर्जा पर में है ना, वो बचा रहेगा, सॉरी कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला पोर्शन है वो बचा रहेगा। जैसे ही कार्य ऊर्जा शक्ति हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ही कार्य ऊर्जा शक्ति होगा उसके बाद में हम पढ़ लेंगे कौन सा, सातत्य कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह, बर्नौली थ्योरम वगैरह वो पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बीएससी में भी है, ठीक है। वेंचुरी प्रवाह मापी वगैरह सारा उसमें हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि बीएससी में भी है, यहाँ पे भी है, वो यहाँ कर लेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला या रोटेशन मोशन वाला है वो भी यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बीएससी में भी यहाँ पे भी है। तो बीएससी में उसके क्या एडवांस टॉपिक है वो उसके साथ ही अपन आगे पढ़ लेंगे। फिर बीएससी की जो मैकेनिक्स है उसके 2 ही चैप्टर बचते हैं, है ना। बीएससी के 2 चैप्टर बचेंगे, वो 2 चैप्टर जो है वो जैसे ये खत्म होंगे सारे के सारे, उसके बाद जस्ट मैं वो आपको 2 चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। उसमें STR यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाएगा, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, वो सारा एक अपन उसका 2 या 3 वीडियो में फिर वो सल्टा लेंगे। तो आपके क्या होगा, 11 के पोर्शन जो मैकेनिक्स का है वो प्लस जो आपका बीएससी की पूरी मैकेनिक्स है वो एक साथ कवर हो जाएगी ना, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके क्या है, 11th 12th में एक टॉपिक है, ठीक है, एक चैप्टर है पूरा, एक या 2 चैप्टर, उन 1-2 चैप्टर से स्टार्ट करके फिर बीएससी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स उसके साथ ही चलने देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक टॉपिक या पूरा एक जो सीरीज बन जाएगी अपने, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि पहले 11th का पढ़ा फिर बीएससी का पढ़ा, बीच में गैप हो गया, वो गैप वाली चीज अपन नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस आगे। तो ये जो है मेरे पास कंडीशन जो थी, मैंने तीनों कंडीशन आपके सामने रख दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट जो है मैंने आपको इसके एग्जांपल भी बता दिए हैं। अब मैं यहाँ से मोमेंटम मैंने डिफाइन कर दिया, सेकंड लॉ मैंने डिफाइन कर दिया, सेकंड लॉ के 2 इक्वेशंस क्या बन सकती है वो मैंने डिफाइन कर दी। एग्जैक्टली अगर मान लो दोनों ही चेंज हो रहा है तो इक्वेशन क्या बन सकती है फोर्स की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक चीज और डिफाइन करूंगा, इम्पल्स। इम्पल्स पे कई बार क्वेश्चन आता है, इम्पल्स का मतलब हुआ आवेग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या होता है, आवेग का। चलो मैं ये मिटा देता हूँ, टोटल इक्वेशन भी लिख दूं यहाँ पे, टोटल इक्वेशन चलिए ये भी लिख लीजिए आप, कि अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन से बनाते हैं अपन, है ना, तो F इक्वल टू क्या हो गया, क्या पता इसके आगे अपन जरूरत पड़ जाए तो बार बार इसको लिखनी नहीं पड़ेगी, dm अपॉन dt, ठीक है। ये क्या है, फोर्स की टोटल इक्वेशन, ठीक है। ये इसी वाले की इक्वेशन का जो हमने यहाँ से लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो भी लेंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पल्स पे, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, वो होगा इम्पल्स का। इम्पल्स को हिंदी में क्या कहेंगे, आवेग, है ना। इसको क्या कहेंगे, आवेग। अब इसका मतलब समझो, आवेग का मतलब होता है कि अगर आप बल, बहुत ज्यादा बल जो है कम समय के लिए लगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, है ना, ठीक है। अब ये कम समय डिफाइन नहीं है, बहुत ज्यादा बल भी डिफाइन नहीं है। इसका एग्जांपल समझ लो उसके हिसाब से, कि आप जैसे कील ठोकते हो किसमें, दीवार में, तो कील ठोकते हो तो आप क्या करते हो, कील से सॉरी कील पर हथौड़े से मारते हो, तो हथौड़े से मारते हो इसका मतलब बल लगता है बहुत कम टाइम के लिए कील पे लगता है, कील क्या होती है, अंदर चली जाती है। अब मुझे बताओ, अगर सपोज करो उसी कील को, जैसे आपने बल लगाया, उसी कील को आपने क्या किया, सिर्फ इस पर लगा रखा है, हथौड़े से जोर लगाया, तो क्या अंदर चली जाएगी, क्या
चल जाती है कील। लेकिन जैसे आपने देखा उसको कम समय के लिए आवेग यानी कि बल लगाया तो क्या हुआ, वो अंदर चली गई। सिंपल एग्जांपल दूसरा, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट की बॉल बॉलर फेंकता है, उधर से जो है बैट्समैन क्या करता है, शॉट मारता है, तो बॉल और बैट के बीच में संपर्क भी क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, और वो आगे की ओर मूव करती है ना, तो उसमें संवेग वाला केस आ जाता है, ठीक है, यानी कि सॉरी कौन सा केस आ जाता है, आवेग वाला। आवेग का मतलब इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा फोर्स कम समय के लिए अगर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स आती है, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। और इम्पल्स का जो फॉर्मूला बनता है वो आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इम्पल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक कोई बल है एफ, ठीक है, और वो बहुत कम समय यानी कि डेल्टा टी के लिए लगता है, तो जो इम्पल्स होगा आई, सॉरी डेल्टा आई, ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा आई जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एफ डॉट डी टी, यानी एफ डी टी कह सकते हैं इसको, डॉट से क्योंकि ये सदिश राशि नहीं इसलिए डॉट नहीं लगा है, मतलब समझ जाए कि एफ इंटू अगर डेल्टा टी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंप्लीट अपने को इम्पल्स निकालना है किसी टाइम t1 से t2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल t1 से t2, ठीक है, f डेल्टा t। आगे हमने दूसरा, अभी हमने जस्ट f को डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, अगर इसकी फॉर्म में देखें तो ये डिफाइन किया था ना डेल्टा t की फॉर्म में, तो कुल मिला के डेल्टा p इक्वल टू क्या हो गया, f डेल्टा t, ठीक है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन क्या बना सकता हूँ कि डेल्टा i इक्वल टू, ठीक है, चलो यही लिख देता हूँ ना, आगे क्यों लिखे बाद में। इसका दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से अगर देखो तो डेल्टा p के बराबर, डेल्टा p का मतलब क्या हुआ, p2 माइनस p1, है ना, लाइन कीजिए, ठीक है, क्या हो गया, डेल्टा p बराबर क्या हुआ, p2 माइनस p1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो चीजें, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, फोर्स और टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स इंटू, ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि उससे कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, तो फोर्स की अगर इक्वेशन नहीं दी हुई है और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस फोर्स को डेल्टा टी यानी कि सीधा टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये तो हो गया वो। अगर आपको फोर्स और टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ मोमेंटम, यानी कि इसका मोमेंटम पहले इतना था, जब एक इम्पल्स की वजह से मोमेंटम जो है वो इतना हो गया, तो उसमें क्या करना है, दोनों मोमेंटम का क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे, है ना, चेंज इन मोमेंटम ले लोगे, तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, एक दो तरह के क्वेश्चन इससे बन गए, मैं बता रहा हूँ ध्यान देना। पहला क्वेश्चन फोर्स और टाइम दिया है, फोर्स कांस्टेंट है तो ये बन गया, ठीक है, मोमेंटम दिए हुए हैं, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है तो ये बन गया, ठीक है। अगर बल, बल खुद टाइम का फंक्शन है, यानी कि समझना ये कब है, बल जब खुद टाइम का फंक्शन है, तो कैसे निकालोगे उसका, इंटीग्रल करोगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसी तरह से। अगर क्या हो रहा है, बल खुद टाइम का फंक्शन है तो क्या करोगे, इंटीग्रल करके फिर इसको सोल्व करोगे। मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए दिया कि 2 न्यूटन बल लगता है, टाइम जो है वो t1 से लेके, यानी कि सपोज कर लिए कि उसको 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक लगता है, तो ये दिया, तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा दिया है, इस वाले फॉर्मूले से कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि उसका जो चेंज इन मोमेंटम था, पहले जो मोमेंटम पहले था वो कितना था, वो सपोज कर लीजिए कि 2 था, है ना, किसमें आता है ये, मीटर 2 आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर कितना आ गया, P2 था, वो था 3, अब निकालिए तो इन दोनों का ये निकाल लिया, तो ये न्यूमेरिकल इससे सोल्व हो गया, दो तरह के न्यूमेरिकल हो गए। तीसरा न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, इस पे कि फोर्स खुद क्या है, फंक्शन है किसका, जैसे 2t² प्लस t प्लस 1 ऐसा कुछ दे दिया, है ना, कि इसका मतलब टाइम का क्या है, फंक्शन है। अब क्या करना आपको, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 सेकेंड तक क्या निकालो उसका, वो निकालो, इम्पल्स निकालो। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे और वैल्यू रख के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फिर निकालेंगे, समझ में आ रहा ना। तो एक ही तरह के इस फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन यहाँ से मेनली आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आगे ये मैं मिटा रहा हूँ कंसेप्ट अब, है ना, इस कंसेप्ट से मैं आगे चल रहा हूँ, इम्पल्स के कंसेप्ट लिख रहा हूँ। ये किसके हो गए, ये आप लिख लेना फोर्स के लिए, यानी कि बल के जो कंसेप्ट होंगे वो ये हो जाएंगे। अब आते हैं इम्पल्स के, ठीक है। बल के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों चेंज हो सकते हैं, एक चेंज हो सकता है, ठीक है, मोमेंटम चेंज करके दे सकते हैं, देखो संवेग चेंज करके देंगे तो फर्स्ट लग गया, ठीक है। अगर मान लीजिए द्रव्यमान जो है वो नहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, द्रव्यमान चेंज हो रहा है, तो तीसरा फॉर्मूला हो गया, और दोनों ही चेंज हो रहे थे, वो चौथा मैंने जो यहाँ लिखा था वो हो गया, ठीक है। अब दूसरा किसके लिए लिख रहे हैं, इम्पल्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इम्पल्स के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सबसे पहले तो आई, डेल्टा आई लिखें, ठीक है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, तो ये किसके लिए है,
फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा पी, या कह सकते हैं P2 माइनस P1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम गिवन है, यानी कि P1 P2 गिवन है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा क्या लग जाएगा, आई मान लीजिए निकालना है, T1 से T2 F dt। ये क्या हुआ, जब फोर्स जो है वो क्या है, फंक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, हो गया। चलिए, तो कुल मिला के ये तीन कंसेप्ट किसके हो गए आपके, इम्पल्स के हो गए। इम्पल्स का मतलब क्या है, कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाना, वही इम्पल्स है। एग्जाम्पल, सीधा सीधा क्रिकेट पे बल्ले से बोल के मारना, ठीक है, दीवार में कील ठोकना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इम्पल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो दो कंसेप्ट हमने देख लिए, फोर्स का देख लिया, इम्पल्स का देख लिया। और इसके बाद में जो है, हाँ, यहाँ से जो है ना एक नियम भी निकलता है जिसका नाम दिया हुआ ये वाला है ना, कि इसका नियम क्या है, आवेग संवेग प्रमेय, यानी कि इम्पल्स मोमेंटम लो। अब इम्पल्स मोमेंटम लो या आवेग संवेग प्रमेय क्या है, वो जो मैंने पढ़ा दिया वही है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। क्या कह रहा है, आवेग संवेग प्रमेय क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ये इम्पल्स, है ना। तो एक यहाँ से हो जाएगा आवेग संवेग प्रमेय, जिसको नाम दिया है आवेग संवेग प्रमेय, यानी कि इम्पल्स मोमेंटम लो ही कह दीजिए, थ्योरम कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट में चलते हैं, लोग कह देते हैं अपन तो यह क्या हो जाएगा, कुल मिला के अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कहना चाहता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बस ये है इसका आवेग संवेग का प्रमेय जो हमने यहाँ पे निकाला है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आ गया ना समझ में। इसी को क्या है, इस वाली चीज को थ्योरम के रूप में या लाइन के रूप में लिख दिया है, और क्या कह दिया, या लॉ के रूप में लिख दिया है कि इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, जो मोमेंटम में चेंज के इक्वल होता है। बस सिंपल सी बात है, इतना लिख दो, खत्म आप, ठीक है। चलिए, और क्या बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन सकता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या बनेगा, चलिए उस पर चलते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सपोज करिए आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, किसमें दिया है, फोर्स में और टाइम में ग्राफ दिया है, किसमें दिया है, फोर्स और टाइम में ग्राफ दिया है। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो एफ होता है हमारा वो होता है dp अपॉन dt। क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। अब ग्राफ किसमें, ग्राफ सपोज कर लीजिए कोई भी ऐसा आर्बिट्ररी ग्राफ बन रहा है ना, कुछ भी बन सकता है, कैसी भी शेप हो सकती है, वो हमने देखा था। तो आर्बिट्ररी ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं मुझे क्या निकालना है, dp निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, f डॉट dt, है ना, और इसका इंटीग्रल कर दूंगा पूरा, तो कुल मिला के क्या बना, f dt, और इंटीग्रल हो गया, तो ये मेरे पास क्या बना, मोमेंटम बना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, f और dt करता हूँ, मान लीजिए फंक्शन होता किसी भी चीज का, ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो ये मैं एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल लेता हूँ, ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, ये फोर्स कोई F1 है, ये F2 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, ठीक है। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूँ, तो मैं यही तो कर रहा हूँ इसके अंदर मान लीजिए मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। तो वही तो मेरे पास क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने, थोड़ी देर पहले क्या, थोड़े दिनों पहले जब हमने काइनेमेटिक्स करी थी, तो काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर x और t में ग्राफ है, ठीक है, तो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, s और t में जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है f और t में ग्राफ है, तो उसका अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया किसके बराबर होगा, वो होगा मोमेंटम के इक्वल। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रखोगे यहाँ पे ध्यान, कि एरिया ऑफ, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा, देखो एक कंसेप्ट ये हो गया, 1 2 3 4, पांचवा लिख लीजिए। पांचवा कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी ग्राफ इज इक्वल
टू मोमेंटम। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है, बल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? संवेग के बराबर होगा। क्या होगा? बल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? संवेग के बराबर होगा। बस ये आप चीज ध्यान रखिए। अब यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, P और T में। किसमें दे दिया? P और T में। तो P और T में दे देंगे, इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब है कि इसका स्लोप क्या करना पड़ेगा? इसका स्लोप का मतलब क्या हुआ कि dP अपॉन dt निकालेंगे। ये क्या होगा? इसका स्लोप होगा ना। ये सब मैंने करवा रखे हैं आपको, इसलिए मैंने वो चीजें कराई थी। तो ये किसके बराबर होगा? ये बल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ किस में दिया है? मोमेंटम और टाइम में दिया है, तो इसका स्लोप लेना है। ठीक है, मोमेंटम और टाइम में देना है, दिया हुआ तो क्या लेना है? स्लोप लेना है। स्लोप क्या होगा? dP अपॉन dt। dP अपॉन dt किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। और फोर्स और टाइम में दे दिया तो क्या करना? उसका एरिया निकालना है। यानी कि कुल मिला के P से F में जाना है तो क्या, सॉरी, P से F में जाना तो क्या लेना पड़ेगा? स्लोप। और F से P में आना तो क्या लेना पड़ेगा? एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों में टाइम कॉमन है ना? टाइम दोनों में कॉमन है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, पर ये जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इतनी बार लिख लिया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बार बार मैं बोलूँ या फिर टाइम इसमें अपन खपाएं, वो समझदारी वाली बात नहीं है। आप तो बस समझ लीजिए। ठीक है, क्या निकालना है कि फोर्स और टाइम में दिया हुआ है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको ग्राफ दे दिया। अब बताइए मोमेंटम कितना होगा? टाइम t1 से t2 जो भी दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे? उस टाइम के लिए उसका एरिया निकाल लेंगे, पहली चीज। दूसरी, अगर मान लीजिए अब एरिया निकालने का या तो त्रिभुज बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, बस और कुछ नहीं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बनता है अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा दे दिया जाए P और T में और पूछा फोर्स निकालिए, तो क्या निकाल लीजिए? स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कुछ और छूटा तो नहीं है। ये हो गया। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लो भी है, चलो वो भी देख लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लो क्या कहता है भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन लो का मतलब है कि हमने अभी जस्ट मोमेंटम को डिफाइन किया फोर्स की फॉर्म में, तो किया कुछ इस तरह से, किया ना? ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको मैं जीरो कर दूं, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से मैं लगा रहा हूँ वो मेरा कितना हो गया? जीरो हो गया। तो उस केस में अंदर क्या हुआ? dP अपॉन dt भी कितना हो गया? सॉरी, डेल पी अपॉन डेल टी भी कितना हो गया? जीरो। तो उस केस में dP क्या हो गया मेरे पास? जीरो। तब dP जीरो हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या चेंज इसको dP जीरो की बजाय ये कर देते हैं इसी में कि dP अपॉन dt कितना? जीरो। तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज कितना है? जीरो। यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। इसका मतलब मोमेंटम क्या है? समय के साथ कांस्टेंट है। बस ये कंजर्वेशन लो है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण का मतलब है, जब भी फिजिक्स में संरक्षण की बात आ जाती है, इसका मतलब क्या है? उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। संरक्षण का मतलब है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब मोमेंटम में चेंज कब नहीं होगा? जब फोर्स क्या हो? जीरो। यानी कि बाहर से अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे नहीं किसी सिस्टम पे, तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? जीरो। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लो। मोमेंटम कंजर्वेशन लो। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लो क्या कहता है? वो ये कहता है इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज जीरो देन P इज या मोमेंटम इज कांस्टेंट। बस ये ध्यान रखो, फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बस ये हम चीजें कहना चाहते हैं, खत्म। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल कंसेप्ट हो गए जिनसे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आवेग वाले जो चीज है वो दिमाग में जरूर रखिए। आवेग संवेग पर में ये लिखा हुआ मेरे पास, दोनों एक ही चीज है, यहाँ चाहिए। ठीक है, उसके बाद आवेग होता क्या है? फोर्स इंटू डेल्टा टी। फोर्स बहुत ज्यादा और टाइम बहुत कम। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हो गया, फंक्शन है टी का तो ये फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम के फॉर्म में दिया तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और बाकी ये तो ऊपर वाले हो गया। देन उसके बाद में ग्राफ दे रखा है तो कैसे निकालेंगे मोमेंटम, और अगर हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आती है तो हम इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, और जब अपन कोलिजन पढ़ेंगे यानी कि टक्कर पढ़ेंगे, तो टक्कर के अंदर क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन का ही हम यूज करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां से एक्सटर्नल फोर्स कोई दूसरा नहीं लग रहा। तो टक्कर वगैरह जो है वो इन टॉपिक के बाद में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मेरा यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, इस पे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको मैं रहने देता हूँ, कंसेप्ट है ये तो हमारा।
तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई सपोज करिए फोर्स इक्वल टू दिस 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 है और टाइम दिस है, तो अब आप निकालिए कि कितना क्या आवेग होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे ना, ऐसी कोई चीज़ें देखता हूँ, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन है ए 5 किलो ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, है ना। इसमें क्या है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्या है, एक प्लेन है, इसके ऊपर क्या है, 5 किलो का एक ब्लॉक है जो, है ना। और ये जो सतह है इनके बीच में, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है ना, घर्षण नहीं पढ़ा है, तो अभी जितने भी एग्जाम्पल हम लेंगे वो फ्रिक्शन लेस वाले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, ये 5 किलो का ब्लॉक है और इस पे क्या है, फ्रिक्शन लेस है ये। अब इधर से क्या होती है, वाटर कैनन है हमारे पास, ठीक है। वाटर कैनन क्या करती है, पानी की बौछार करती है। अब पानी की जब बौछार करती है इसके ऊपर, तो पानी की बौछार करने की वजह से इस पे क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। और बल लगने की वजह से ये क्या रही, गति करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब बल लगेगा तो वहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अब ये केस कौन सा है, तो सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल वाले केस है, इसके अंदर कभी भी मास में चेंजेस, यानी कि इस ब्लॉक के मास में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारे पास सीधी सीधी बात है, इस वाले केस के अंदर अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो F इक्वल टू एम ए वाला क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है जिसमें v dvm अपॉन dt वाला केस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए याद रखिए, एक तो कन्वेयर बेल्ट के लिए, है ना, बेल्ट के ऊपर कोई मास होता है वो धीरे धीरे आगे चलता है और गिर जाता है, और वैसे उन चीज़ों के लिए। और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे जब रॉकेट वाला केस होगा उसके लिए, है ना, वो स्पेशल केस दोनों वो अपना अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम नॉर्मल वाले केस की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें उसका यूज भी हो जाएगा क्योंकि वाटर कैनन है ना अपने पास, भाई इस ब्लॉक के साथ तो वो चीज़ नहीं, लेकिन वाटर कैनन में क्या हो रहा है, पानी जो है वो आगे बह रहा है, तो पानी जब लग के नीचे गिर जा रहा है तो इसमें द्रव्यमान में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना, ठीक है। जो जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से द्रव्यमान में चेंजेस हो ही रहा है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। इट इज स्ट्रक बाई ए जेट, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, जेट से क्या कर रहे हैं, अपन स्ट्रक कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस पर बौछार कर रहे हैं ना। रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ, अब रिलीजिंग वाटर का हमें रेट दिया, तो गिवन क्या है, एक तो हमें 5 किलो का ब्लॉक दे दिया, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस सतह है, और वाटर जो इस रेट जा रहा है, यानी कि जो वाटर में चेंज है डीएम बाई डी टी, है ना, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी इस पे ऊपर लग के नीचे गिरेगा, तो जो पीछे से पानी आ रहा है उसके द्रव्यमान में धीरे धीरे कमी हो रही है ना, कितना पानी इस पे आ रहा है पर सेकेंड, वो हमें दिया हुआ है, वो है 3 kg/s, ठीक है। चलिए, इमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड भी दे रखी है, v कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, पहली बात तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जितना फोर्स इस पे लग रहा है किसकी वजह से, ये है ना, दोनों एक ही चीजें होंगी भाई। इस पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, वाटर कैनन की वजह से लग रहा है। अब वाटर कैनन की वजह से फोर्स लग रहा है, तो वाटर कैनन कैसे लगा रही है, अब नॉर्मली हम धक्का देके लगाते हैं, इससे धक्का किससे लग रहा है, जो पानी आ रहा है जिस स्पीड से आ रहा है और कितनी रेट पे आ रहा है ना। अब सपोज करिए कि मान लीजिए, इसको रेट इस समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए नॉर्मल छोटी सी सुई है, उससे अगर आप 5 किलो के ब्लॉक को अगर आप धक्का लगाना चाहोगे तो कितनी भी स्पीड लगा लो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपके पास जो ये टैंकर आता है ना घर पे, टैंकर वाले जो इतना बड़ा जिसका पाइप है उससे लगाओगे तो हो सकता है कि 5 किलो का आप खसका सको ना। तो कहने का मतलब क्या, कितना द्रव्यमान इस पे आ रहा है पर सेकंड में, उस पर भी डिपेंडेंट करती है चीजें, है ना, जो वो फॉर्मूला हमारे पास है और क्वेश्चन में गिवन भी है। तो जब आप गिवन को एक बार लिख लेंगे, तो जैसे ही गिवन लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसमें डीएम बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 kg/s। वेलोसिटी हमें दी हुई है, पानी किस वेलोसिटी से आ रहा है, इस वेलोसिटी से। तो जब डीएम बाई डी टी वाला केस है और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, तो वो कौन सा केस होता है, फोर्स का, वो केस होता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, v डीएम बाई डी टी। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें आपने को न्यूमेरिकल निकाल के देना लास्ट में आंसर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सब कुछ। तो v कितना हो गया, 4 डीएम बाई डी टी कितना है 3, तो कितना हुआ 12 न्यूटन। इतना इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा है इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, किस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, F इक्वल टू एम ए के। मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, a हुआ, तो मुझे a फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितने हुआ, एम ए के, ठीक है, और m और f दोनों हमारे पास हैं, तो a इक्वल टू कितना हो गया, F बाई एम, F कितना है 12 न्यूटन, ठीक है, m कितना है अपॉन 5, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 0.8 आ जाएगा क्या, नहीं है 0.8 क्या 1.8 है ना, ये आ जाएगा 2.8, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 10 में
2 बार, फिर 2 बचे, तो कुल मिला के 5 में जाएगा 4, तो कितना आएगा 2.4 आ जाएगा। ठीक है, कई बार एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से गलत बोल देते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना चाहिए, करके देख लो। तो कुल मिला के क्या है, जब इसमें अपन भाग देंगे तो कुल मिला के क्या मिलेगा, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो जैसे इक्वेशन चेंज होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें फोर्स वाला जो है dm/dt, और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं। तो जो भी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करें, चाहे किसी भी उसके टॉपिक के क्वेश्चन हो, गिवन सबसे पहले लिख लो, और जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दो, तो उससे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, दिमाग में आता है कि यार करना क्या है आगे। ठीक है, चलिए, था कुछ अलग क्वेश्चन, मगर नॉर्मल अगर लेता है कि इसको किसी बल से ऐसे लड़काते द्रव्यमान बताइए, सॉरी त्वरण बताइए, ऐसे बताइए, तो वो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो आप कर लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ। इम्पल्स हमारा हो गया, ये हमने देख लिया है। ये क्वेश्चन देखिए, ए हैमर इज, इम्पल्स का ही है क्वेश्चन, ए हैमर ऑफ ए 1 किलोग्राम, मूविंग किलो में ले लेता हूँ इधर ताकि आपके सामने रहूंगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है देखिए कि ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया, गिवन सबसे पहले लिखते रहो, जैसे जैसे पढ़ते रहो गिवन लिखते रहो। गिवन क्या है, आपको मास दिया है हैमर का, कितना दिया है, 1 किलोग्राम दिया है ना, हमें मतलब हथौड़ा। स्पीड कितनी दी है उसकी, v दी है 6 मीटर पर सेकंड स्पीड दे दी। ठीक है, स्ट्राइक ए वॉल एंड कम टू द रेस्ट इन, कितने में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। टाइम कितना लेता है, डेल्टा टी लेता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इस स्पीड से जाता है, इतना उसका द्रव्यमान है हैमर का, दीवार पे अपन मार रहे हैं, मारते ही क्या होता है, उसको स्टेबल होने में या फिर उसको वापस क्या होता है, स्थिर होने के अंदर टाइम कितना ले रहा है, 0.1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ फोर्स, है ना, कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ फोर्स, वो हमें फाइंड आउट करना। चलिए एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये, चलिए इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए, हमारे पास इम्पल्स पूछा है तो इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हमें देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो इम्पल्स मुझे निकालना है तो फोर्स गिवन होना चाहिए, और टाइम डेल्टा टाइम यानी कि टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल तो मेरे पास है क्या, फोर्स है क्या यहाँ पे, नहीं है। फोर्स क्या होता है, एम ए हो सकता है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। दूसरा आता है मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज निकाल दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। कैसे, क्योंकि जब मास दे दिया और वेलोसिटी इनिशियल दे दी और फाइनल क्या कहा कि ये डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, ये अगर v1 है तो ये कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब इम्पल्स इससे निकाल सकते हैं ना आप, देखो गिवन रहेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा केस है, दूसरा वाला केस है। आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। P2 कितना है बताइए, P2 कितना है, P2 है मेरे पास फाइनल में भाई V2 इंटू एम करेंगे ना, 0। ठीक है, P1 कितना है, P1 हो जाएगा 6 मीटर, सॉरी 6 नहीं, 1 इंटू, हाँ 1 इंटू 6 तो 6 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के इम्पल्स कितना बनेगा, इम्पल्स हो जाएगा मेरे पास 6। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 6 होगा क्या, हाँ 6 होगा ना, सीधी सीधी बात है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, P2 माइनस P1 निकालना, तो कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अच्छा माइनस में ना, तो माइनस में न्यूटन एंड सेकंड इसकी वो डायग्राम लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सीधा सीधा क्या ध्यान रखना अपने को, सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है, जो गिवन है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अब आपका क्या आ गया, ये इम्पल्स भी आ गया और चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, दोनों ही चीजें क्या है आपके पास, ये है -6 न्यूटन सेकंड जो है वो आपका आंसर होगा इम्पल्स का। ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या पूछा है वो देखते हैं। सेकंड केस में इसमें कहा गया है कि एवरेज नहीं पूछा, हाँ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स द स्लोप नहीं सॉरी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, यानी कि वो फोर्स निकालो जो क्या कर रहा है इस हैमर को रोक दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इम्पल्स आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो इम्पल्स हमारे पास है और टाइम हमारे पास है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, वो फोर्स निकाल सकते हैं। तो रिटार्डिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रुक रहा है ना, वो हैमर क्या हो रहा है, रुक रहा है। ठीक है, रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स वो ऑलरेडी माइनस में। ठीक है, फिर आई क्या है,
ऑलरेडी माइनस में, ठीक है। देन उसके बाद में डेल्टा टी टी का गया, ये रहा 0.1, तो कुल मिला के क्या हो गया 16 न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा रिटार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इसका, सी पढ़िए। सी कह रहा है हमारे पास कि एवरेज रिटार्डेंट ऑफ द हैमर। अब पूछा इससे एवरेज कितना होगा, ठीक है, एवरेज यानी कि रिटार्डेशन पूछा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पूछ लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछ लिया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स हमारे पास ये रहा, मास ये रहा, तो F इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया F बाई एम कर दो, F कितना है 60, M कितना है 1, तो कितना हुआ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें इसी एक क्वेश्चन में क्लियर हो गई ना। क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगा दिया, ठीक है। इम्पल्स आ गया, इम्पल्स से फोर्स पूछा है ये निकाल दिया, ठीक है। फोर्स से एक्सेलरेशन पूछा है ये लगा दिया, खत्म। तो सारी चीजें इसी एक क्वेश्चन में आ गई। तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, जो गिवन है वो लिख दीजिए, उनमें से कौन सा आपके फॉर्मूला फिट बैठ रहा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कितना टाइम हो गया, करीब करीब जो है टाइम अपना हो गया है, तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ इसको। नेक्स्ट में जो है फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस मैं आपको खूब सारे दे दूंगा, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।